अगर भारत में रहते हुए आपने हिमालय नहीं देखा तो आप वास्तव में एक बड़ी चीज से चूक रहे हैं। बहुत बूढ़े और किसी काम के न रह जाने से पहले आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए। तो लोग वहां जाते रहे और समय के साथ हिमालय अलग अलग तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का गढ़ बन गया। कई तरह के दिव्यदर्शी और योगी हिमालय में रहते थे। उन्होंने हिमालय को अपना निवास बनाया। तो जब वो रहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का एक आयाम वहां छोड़ते हैं। उनका योगदान यही है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा एक खास तरह से वहां छोड़ी, जिसे कभी भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। वो वहां हमेशा मौजूद रहेगी। आपको केदार जाना चाहिए। वहां बस एक छोटा सा मंदिर है। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है। योगी और अन्य लोग, अलग अलग तरह के दिव्यदर्शियों ने रहने के लिए हमेशा पहाड़ों को चुना, क्योंकि वो अपने चारों ओर ठोस पदार्थ चाहते हैं। जब वो कुछ खास साधना करते हैं, अपने अंदर कुछ खास ऊर्जा पैदा करते हैं, तो वो धरती के खोल में रहना चाहते हैं। मैदानों में आप उस तरह का खोल तभी बना सकते हैं अगर आप एक गड्ढा खोदकर उसमें चले जाएं, मगर इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए वो कुदरती तौर पर पहाड़ों की शरण लेते हैं, जहां गुफाएं और खोल जैसी महसूस होने वाली दूसरी जगहें होती हैं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को एक खास तरह से संरक्षित करना चाहते हैं। उनमें से कई उस छोटी सी गुफा में अपनी खुद की एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। आपके लिए वो सिर्फ एक छोटी सी गुफा है, मगर उनके लिए वो उनकी अपनी सृष्टि है, क्योंकि समय और स्थान चेतन मन की उपज होते हैं। आपके लिए ये सिर्फ एक गुफा है, उनके लिए वो एक पूरी दुनिया है। इसलिए उन्होंने हमेशा पहाड़ों को चुना। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आध्यात्मिक लोग हमेशा पहाड़ों पर होते हैं, है ना? दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अपने आसपास एक खोल जैसा वातावरण चाहते हैं। तो हिमालय अपने आकार और विशालता के कारण बहुत ही शानदार है। अगर भारत में रहते हुए आपने हिमालय नहीं देखा तो आप वास्तव में एक बड़ी चीज से चूक रहे हैं। बहुत बूढ़े और किसी काम के न रह जाने से पहले आपको एक बार हिमालय जरूर जाना चाहिए। आपको उसे जरूर देखना चाहिए। आपको किसी विश्वास या आस्था के साथ जाने की जरूरत नहीं है। बस उसका आकार ही आपको एक चींटी की तरह महसूस करा देगा। शहर में आप एक बहुत बड़े आदमी हैं, वहां जाकर खड़े होने पर आप एक छोटे से रेंगने वाले जीव की तरह महसूस करेंगे। आप एक बड़े आदमी नहीं रह जाते। वो इतना विशाल है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। उसे देखकर अनुभव करना चाहिए। तो लोग वहां जाते रहे और समय के साथ हिमालय अलग अलग तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का गढ़ बन गया। किसी दूसरी संस्कृति में उतनी विविधता नहीं है जो यहां की धरती ने देखी है। आप मार्क ट्वेन को जानते हैं? आपने मार्क ट्वेन के बारे में सुना है? आपने कुछ पढ़ा है? आपने मार्क ट्वेन का लिखा कुछ पढ़ा है? नहीं? टॉम सॉयर? आपको हॉकफिन पढ़ना चाहिए। जब मार्क ट्वेन भारत आए तो वो खास तौर पर हिमालय गए। कई योगियों और दिव्यदर्शियों से मिले और उन्होंने भारत के बारे में टिप्पणी की। ये ऐसा देश है जहां इंसान या भगवान जो कुछ भी कर सकता है वो सब किया जा चुका है। शायद भारत के बारे में ये सबसे बढ़िया प्रशंसा है। और मार्क ट्वेन सिर्फ एक लेखक नहीं है। उनका दृष्टिकोण और जीवन का उनका बोध बहुत ही शानदार है। उन्होंने कहा कि किसी इंसान या भगवान द्वारा कभी भी जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब यहां किया जा चुका है। ऐसा ही है। जीवन को उसकी गहराई में समझने के अर्थों में जीवन से मेरा मतलब जीवन जीने से नहीं है। मैं सृष्टि के रूप में जीवन की बात कर रहा हूं। जीवन प्रक्रिया को उसकी संपूर्ण गहराई में समझने की बात करें तो किसी भी दूसरी संस्कृति में कभी इसे उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से यहाँ के लोगों ने इसे देखा है। जीवन को जितनी गहराई और आयामों में देखा गया। भारत में रहते हुए भी आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते। अगर आप योग विद्या में जाकर देखें
तो जीवन के साथ उन्होंने जिस तरह की अविश्वसनीय चीजें की हैं, आप उसे तार्किक रूप से समझ भी नहीं सकते। उस हद तक जो चीजें हुई हैं, जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को देखा है, कोयम्बतूर में हमने जो किया, और दूसरी चीजें जो हुई हैं संयमा या होलनेस कार्यक्रमों में और इस तरह की चीजों में, आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि इंसानी रूप में ऐसा कुछ करना संभव है। कितना कुछ किया जा चुका है और इसे हर संभव तरीके से किया जा चुका है। जिन भी तरीकों से इंसानी चेतनता और सृष्टि की प्रक्रिया की खोज करना संभव है वो किया जा चुका है। तो कई तरह के दिव्यदर्शी और योगी हिमालय में रहते थे। उन्होंने हिमालय को अपना निवास बनाया। तो जब वो रहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का एक आयाम वहां छोड़ते हैं। इन लोगों ने कभी किसी से बात तक नहीं की, न कोई शिक्षा दी। उनका योगदान यही है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा एक खास तरह से वहां छोड़ी, जिसे कभी भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। वो वहां हमेशा मौजूद रहेगी। तो इस वजह से हिमालय ने एक तरह का आभा मंडल इकट्ठा कर लिया। हिमालय के कुछ हिस्से पर्यटन के लिए अनुकूल हैं, लेकिन हिमालय के कुछ हिस्सों ने बहुत शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठा कर ली और वो रहने के लिए बहुत शक्तिशाली स्थान बन गया। इसलिए आध्यात्मिक साधक स्वाभाविक रूप से उस दिशा में गए। मेरे ख्याल से हम केदार के बारे में कुछ बात कर रहे थे। आपको केदार जाना चाहिए। वहां बस एक छोटा सा मंदिर है। वहां कोई देवता नहीं है, बस इस तरह चट्टान का एक उभरा हुआ टुकड़ा है। Oh, it is one of the most powerful points in the world. वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है। आपको किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बस वहां जाकर बैठिए। अगर आप अपनी ग्रहणशीलता बढ़ाने पर थोड़ी मेहनत करें और फिर ऐसी जगह जाएं, तो वो आपके अंदर विस्फोट कर देगी। हिमालय को ये ख्याति और आकर्षण इसलिए मिला क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे चुना। ये किसी भंवर जाल की तरह है। ये धरती की कोख में वापस जाने जैसा है। आप गोल 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 एक घाटी से दूसरी घाटी, दूसरी घाटी से तीसरी घाटी घूमते रहते हैं। ये लगातार चलता रहता है। आप चाहे कितनी भी गाड़ी चला ले, ये आगे बढ़ता जाता है। ये इस तरह है कि अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, मगर जब लोग पैदल जाते थे तो आप उनके अनुभव की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करके देखिए, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं, और आप हिमालय पर चढ़ रहे हैं। जो लोग हिमालय की यात्रा कर चुके हैं, मान लीजिए आप केदार या बद्री जा रहे हैं नई दिल्ली से, आप उस अनुभव की कल्पना कर सकते हैं। आपको पता नहीं कि आप किस जगह पर हैं। आप अंदर घुसते जाते हैं। ये करीब करीब धरती की कोख में जाने जैसा है। लोगों ने इसका अनुभव इसी तरह किया, इसलिए अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचे।